बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल है बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आर यू पीपल हेयर मी? मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है सबको? काइंडली एक दफ़ा कंफर्म कर दें। आज उन स्टूडेंट्स का क्लास मैंने रखी है जिनका आज कल एग्ज़ाम नहीं है। कल बहुत से स्टूडेंट्स का बायो का एग्ज़ाम है, तो आप लोग परेशान नहीं हो। जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उनको रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी, और क्योंकि ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो आज बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं अपने पास पेपर के क्वेश्चन पे। जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं जनाब समर 21 P22। ठीक है, समर 21 का P22 हम लोग करने जा रहे हैं। 2022 2023 के पेपर्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 2021 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग इस पे मूव करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग चलेंगे लास्ट के क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इस वजह से हमारे पास हम लोग लास्ट के क्वेश्चंस करने जाएंगे। तो मेरे बच्चे ये देखें, ये पेपर है 5054 का, पेपर 22 मई जून 2021 का, और इट्स टाइम पीरियड इज़ 1 आवर 42 मिनट्स। सेक्शन ए से आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, और सेक्शन बी का टाइम एनी 2। ये पुराने पेपर पैटर्न पे है, इस वजह से आपको चॉइस थी। अब 2022 से, ठीक है, ये 2021 का पेपर है, 2022 से कोई चॉइस नहीं आती, और 10 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 10 के 10 करने होते हैं। आपने देखा होगा न्यू पेपर पैटर्न। तो हम लोग मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इस वाले पेपर के हम लोग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट के थोड़े से ट्रिकी होते हैं, हार्ड होते हैं, हर बच्चा फंसता है। और मेरी भी यही एडवाइस होगी आप लोगों को कि जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले लास्ट का क्वेश्चन आप करेंगे, फिर आप मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन करेंगे, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन करेंगे। ये 3 क्वेश्चन आपने सबसे पहले करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है लाइट एंड लेंसेज का। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन फिर आपको करना है साउंड या वेव से रिलेटेड। ठीक है, फिर सिक्स क्वेश्चन आपको करना है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, और डायनामिक्स से रिलेटेड। फिर सिक्स क्वेश्चन पे फिर इस तरह से सो ऑन। फिर बेशक आप स्टार्ट से मूव कर जाएं, नो इशू, लेकिन आपने अपना जो पेपर स्टार्ट करना होगा मेरे बच्चे, आपने अपना पेपर स्टार्ट करना है फ्रॉम द वेरी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का, जो है क्वेश्चन नंबर 11 पेपर का, हाईली रेडियो एक्टिव सोर्स। ये याद होगा आप लोगों को, मैंने ये जब लेक्चर दिया था आप लोगों को क्लास में, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाई थी और समझाई थी कि एक हमारे पास डिटेक्टर होता है, ठीक है, जिससे हम रेडियो एक्टिव सोर्स डिटेक्ट कर सकते हैं कि रेडी काउंट रेट कितना, मतलब कि काउंट पर मिनट चल रहा है, जिसका नाम था जीएम ट्यूब, याद होगा। तो ये जीएम ट्यूब एक काउंटर लगा हुआ है, जहाँ पे मेरे बच्चे काउंटर लगा हुआ होगा डायग्राम में, और यहाँ पे एक सोर्स रखी हुई होगी। द नेम ऑफ दिस सोर्स इज रेडियो एक्टिव सोर्स। और एक और चीज़ से भी आप इसको जज कर सकते हो कि सोर्स अगर किसी मेटल केस में रखी हुई होगी तो इट मीन्स दैट दिस सोर्स इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिव सोर्स। ये आगे डिटेक्टर लगा हुआ है जो कि डिटेक्ट करेगा इसकी रेस को, और वो ये काउंट रेट मीटर लगा हुआ होगा जो आपको बताएगा कि पर मिनट कितना उसका काउंट रेट आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अलाइन हुई हुई होती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, अ हाईली radioactive source that emit the beta particle is placed a few centimeter away from a detector as shown in figure 11.1. State the name of the particle which has the same mass and changes and the charge, you can say the charge, as the beta particles. State the name of the particle which has the same mass and the charge as the beta particle. जिसका क्या है मास एंड द चार्ज क्या है, सेम हो, उस पार्टिकल का नाम बताना है जी। अगर किसी को नाम पता है बाय वॉइस भी बता सकते हैं आप लोग, और बाय चैट भी बता सकते हैं। आप लोग की चैट भी मेरे पास ओपन है। यस मेरे बच्चों, क्या आंसर होगा? मैंने आप लोगों को, वेरी गुड, बीटा पार्टिकल का एक और नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड बेटा अध्यान, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच
स्टेट एंड एक्सप्लेन वाई द मेटल केस इन फिगर 11.1 इज यूज। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये मेटल केस क्यों यूज किया हुआ है फिगर 11.1 में। टू मार्क्स के 2 पॉइंट्स बताने होंगे। एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन आप उसको बोल सकते हैं। वेरी गुड। और क्या होगा कि बीटा पार्टिकल स्टॉप हो जाएंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे फ्रॉम द मेटल केस इजीली। जितने भी बीटा पार्टिकल्स हैं दे आर इजीली स्टॉप एंड एब्जॉर्ब बाय द मेटल केस। तो आप फर्स्ट पॉइंट में लिखने जा रहा हूं यहाँ पे मेरे बच्चे, इसका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा। ओहो, जस्ट अ मिनट वेट। एक मिनट। अच्छा, और एंड टू डिटेक्ट द ऑल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अ डिटेक्टर। ठीक है, तो नंबर 1 आपने बताया था इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर 2 इज it is used as a safety precaution सेफ्टी पर्पस लिख दें। एंड नंबर 2 इज the radiation travel in all direction। ठीक है, so that's why we use it, ताकि वो एक ही पाथ में ट्रेवल होता रहे। State and explain what happened to the number of particle detect in a minute as a radioactive source is moved। What happened when the radioactive source is removed a few centimeters further away from the source? State and explain what happened to the number of particles detect in a minute as the radioactive source is removed। जैसे इस radioactive source जब remove हो जाएगी तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल जो डिटेक्ट हो रहे थे उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वो आपको बताना है। अ फ्यू सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, फर्दर अवे हो जाएगा सोर्स से। जी मेरे बच्चे, जी मेरे बच्चे, एक पॉइंट को बस बता के एक्सप्लेन करना होगा। नंबर 1 आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी कि जो हमारे पास काउंट रेट मीटर पे जो डिडक्शन हो रही थी वो जो डिक्रीज हो जाएगी। अब उस रेट से डिडक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी डिडक्शन? क्योंकि हमने सोर्स को रिमूव कर दिया। तब आप क्या बोलोगे, डिक्रीज in the detection of particles। ठीक है, नंबर 1 क्या हो गया, एंड ड्यू टू दिस particles spread out spread out and some are absorbed by the air। ठीक है, और जाहिर सी बात है कुछ पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाएंगे एयर से, तभी हमारे पास डिक्रीजिंग रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन शॉर्ट हमने इसको जब रिमूव करेंगे डिक्रीजिंग रेट कम हो जाएगा। और जैसे डिक्रीजिंग रेट किस वजह से कम हो जाएगा, लेकिन रेट इस पर आ रहा होगा, और वो वाला रेट कौन सा होगा, बैकग्राउंड रेडिएशन का रेट होगा। मैंने आपको बताया था लेक्चर के दौरान, दिस डिटेक्टर इज हैज ऑल्सो एबिलिटी टू डिटेक्ट
टू डिटेक्ट द कॉस्मेक्स और द बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मेक्स रेज हो गई और जो आउटर लेयर और जो आउटर स्पेस से जो रेज आ रही होती हैं उनको इजीली डिटेक्ट करके रेट मीटर पे शो कर रहा होता है अब सब चीज़ें। मोर देन अ मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स, अगर हम मोर देन मीटर अवे कर दें सोर्स को तो क्या हो जाएगा, वेरी लिटल detection is occur and maybe it is stops by beta particles, ठीक है, and it maybe stops by the beta particles. Clear? Number next, यहाँ तक किसी को कोई भी क्यूरी है तो मुझसे पूछ लें। Counted meter will reduce an alpha particle wouldn't be detected due to the some distance. Exactly, very little amount of detection or maybe it does not ability to detect. ठीक है, ये इस बात को लाजमी याद रखिएगा। A nucleus of the strontium 90 SR90 decay by the beta emission to the nucleus of y, complete the decay equation for this decay. ओके, सबसे पहले आपने बीटा को फिल करना होता है। बीटा -1 दिया हुआ है, ऊपर 0 पुट कर दें। ऑफिशियली हम क्या करते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्शन होता है। 90 - 0 आंसर इज 90। 38 माइनस फार्मूले का माइनस करवाना होता है -1, इट्स मीन्स एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 39। सो योर आंसर इज 39। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। 39 90 39 एंड देन 0। यस मेरे बच्चों, यहाँ तक कोई मसला? ऑल गुड ऑल ऑफ यू? मुकर्रब, आयशा, अब्दुल्ला, अदियान, उम्मे हानी, फरियाल, ओके गुड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन बोथ रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे कि आपको पता है, मैंने जब लेक्चर हो रहा था क्लास में तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब न्यूक्लियर फिजन लाइक ब्रेकिंग हो रही हो या मेकिंग हो रही हो, एट दैट पॉइंट एनर्जी इज रिलीज। डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन डिफर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। कैसे डिफर होता? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारे पास 3 बस पॉइंट आपको पता है वो, ठीक है ना। नंबर 1, ये मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, ये अपने आंसर्स में बस आपने शामिल करना है। स्मॉल न्यूक्लियाई come together to form the big one, whereas nuclear fission split it out। ठीक है, नंबर 1। एक याद होगा, मैंने लेक्चर के दौरान आप लोगों को एक चीज़ शो करवाई थी, मैं अभी दोबारा से बता देता हूँ। उनका कंपैरिजन और उनका डिफरेंशिएट मैंने दिखाया था एक सर्कुलर शेप में। शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, ये देखें मैं भी नोट्स में आप लोगों को शो करवा देता हूँ। सिमिलैरिटीज और डिफरेंस, ये देखें, ये सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस लिखे हुए हैं ना, इनको याद करके वही चीज़ यहाँ पर लिखनी है। इस एग्जामिनर ने क्या बोले, डिफर क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में स्प्लिटिंग होती है और एक में कंबाइनिंग होती है, जो कि हमने आंसर में लिख लिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इसमें क्या चीज़ यूज़ होते हैं, यूरेनियम
यूरेनियम कंपाउंड इज यूज्ड, और वहाँ पर क्या यूज़ होता है, ठीक है, ये यूज़ होता है फिजन में। और फ्यूजन में क्या चीज़ यूज़ होता है, यूज़ ऑफ हाइड्रोजन। ये देखो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है यहाँ पे। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। तो इस तरह की चीज़ें आपने लिखनी है। डिस्क्राइब द कंडीशन नीड फॉर द न्यूक्लियर फिजन टू टेक प्लेस। अब आपने एक्सपेरिमेंट, अब आपने इसका बताना है। वेरी गुड। एक में कंबाइनिंग, एक में स्प्लिटिंग। डिस्क्राइब द कंडीशन नीड फॉर द न्यूक्लियर फिजन। कौन कौन सी कंडीशन, अब याद रखना इसमें हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। एक न्यूक्लियर फ्यूजन में नंबर 1 आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाईली चाहिए होता है, हाईली टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, नंबर 1, ठीक है, जिससे पार्टिकल दूर दूर ज़्यादा मूव करते हैं। जाहिर सी बात है, जब हाईली जब टेम्परेचर होगा तो उसका प्रेशर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, सो दैट वी कैन से दैट हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। हाई डेंसिटी भी रिक्वायर्ड होती है, हाई प्रेशर। एक बात याद रखना, जहाँ पर भी प्रेशर इंक्रीज होगा वहाँ पे, जहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा वहाँ पर डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ये मेरी बात सबको समझ आ गई? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी? वेरी गुड बेटा आदियान, ऑल गुड टिल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब आप लोगों का फेवरेट, ठीक है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वेवलेंथ से रिलेटेड। वेवलेंथ कौन सा वाले टॉपिक का हिस्सा था, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, उस वाले चैप्टर का ये सवाल है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव से मेरे बच्चे सवाल है, वेव का सवाल है। सबसे पहले एग्जामिनर ने क्या चीज़ बोली है, अब इस बात को अब आप गौर से देखना। ऑन फिगर फॉर 10.1 shows a water wave moving from the shallow into the deep water. The wave front, एक मिनट यार, the wave front which is formed, the wave front moving in the particle is basically the high one, ठीक है। wave front इसमें high है, ठीक है। कैसे high है, अब उसकी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। shallow water into the deep water, the wave front shown represent the crust of the wave, ठीक है। crust of the wave को ये शो करवा रहा है। the water wave is made by dipping a wooden bar up and down in the water, ठीक है। wooden bar को dip किया तो उसके अंदर up and down movement क्रिएट हो गई। the bar may 10 complete up and down movement in 5 seconds, ठीक है ना। 5 seconds में मूवमेंट कंप्लीट हो रही है। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द शैलो वाटर, ठीक है जी। शैलो वाटर में जो वेवलेंथ बन रही है वो कितनी बन रही है, वो अब आपको बतानी है। शाबाश, जल्दी से मुझे बताएं कितनी वेवलेंथ बन रही है शैलो वाटर में। शैलो वाटर ये रहे, एग्जामिनर ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि आपको मेजरमेंट दे दी यहाँ से लेके यहाँ तक। टोटल लेंथ कितनी है 12, और इसके अंदर वेव्स कितनी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 वेव्स हैं। एक वेव, टोटल वेव्स हैं 12 सेंटीमीटर, तो वन वेव क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो योर आंसर इज 3 सेंटीमीटर, सो दैट द वेवलेंथ इज 3 सेंटीमीटर। एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी? ये वाली मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके, नंबर नेक्स्ट, हाईली फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस, ठीक है। जो वेव में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो अब आपको बतानी है, ठीक है जनाब। टाइम पीरियड आपको गिवन है, टाइम कितना गिवन है 10 कंप्लीट अप्स एंड डाउन मूवमेंट इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में मूवमेंट्स हो रही है,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है जी। कौन निकालेगा, जल्दी से निकालें, शाबाश। क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, इसको यूं रख देते हैं आप लोगों के सामने, ये लें। अब निकालें जी इसकी फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको क्या बताया था, एक बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी का मैंने बोला था नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी भी वेव्स पास हो जाए, तो ये क्या कह रहे हैं, 10 कंप्लीट्स अप एंड डाउन। कितने सेकेंड में पास हो रही हैं, 5। तो एक सेकेंड में कितनी पास हो गई, 2। इधर देखो, यहाँ पे यूँ रेशो मेथड से इसको कर लो, ज़्यादा आसान है। 10 ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन का मतलब ये है अप एंड डाउन ना, ऑक्सीलेशन इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो 1 ऑक्सीलेशन कितने सेकेंड्स में हो जाएगी, x क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5। तो योर आंसर इज 2। सिंपल क्या आ जाएगा, 2। नहीं समझ आई बात, रेशो मेथड समझ आ गया। ये देखो एग्जामिनर ने क्या कहा है, 10 कंप्लीट मूवमेंट्स अप्स एंड डाउन्स इन 5 सेकेंड्स। या ये देखो अप्स एंड डाउन्स का ये मतलब होता है, इसको यूं मैं समझा रहा हूँ, आपने बनाना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑक्सीलेशंस हैं ये। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड्स का। लेकिन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तो हमें कहता है एक सेकंड में जितनी वेव्स पास हो जाए। तो हमने निकालना है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हुई। ठीक है, अब गौर से देखो, 10 ऑक्सीलेशन है 5 सेकंड्स में, तो 1 ऑक्सीलेशन कितने में हो जाएगा, वो अब आपको बतानी है। ये देखो, इसको सिंपल यूं कर लो, 5 सेकेंड्स इज इक्वल टू 10 ऑक्सीलेशन। सो x सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 ऑक्सीलेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे ही जब क्रॉस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 1 ऑक्सीलेशन है, ये 10 नहीं लिखा हुआ, 1 ऑक्सीलेशन है, 1 कंप्लीट साइकिल। तो 5 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 1 एंड x मल्टीप्लाई बाय द 10, मल्टीप्लाई वहाँ पर ले जाके डिवाइड करवा दें। जैसे जब आपने x के साथ डिवाइड करवाया, 5 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 10, तो 5 अंदर 5 5 2 ज़ार 10, तो x का क्या आंसर आ रहा है, 1/2। ठीक है, 1/2 फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, इसकी 1/2 फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब हाफ फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो अब आप इसको फ्रीक्वेंसी वाले टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में पुट करें, f इज इक्वल टू 1/t। यहाँ से टाइम कितना आ चुका था, 1/2, तो 1 डिवाइड बाई 2, 2 नीचे डिवाइड है, ऊपर ले जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, सो दैट इन 1 सेकेंड वी कंप्लीट आर 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सो दैट्स वाई इट्स आंसर इज 2 हर्ट्ज। आपने यहाँ से टाइम निकाल लिया, ये जो सॉरी निकला था ना 1/2, दिस इज कॉल्ड आर टाइम। ठीक है, यस बेटा, अदियान, अब्दुल्ला, आयशा, मुकर्रब, उम्मे हानी, ऑल गुड। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसको रेशो मेथड से इस तरह से समझ लो, आसान हो जाएगा ये। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द वाटर वेव इन द शैलो वाटर। शैलो वाटर में वाटर वेव्स अब निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, स्पीड निकालनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 हर्ट्ज। अच्छा, शैलो वाटर की निकालनी है ना। अच्छा, और हमारे पास वेवलेंथ कितनी थी एक वेव की, 3 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2 6 सेंटीमीटर
पर सेकंड निकल आएगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर्स पर सेकंड. सो दिस इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड आंसर, सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड. अब ये देखो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड कैसे आया. फ्रीक्वेंसी की जगह पर अब हम क्या चीज़ पुट कर देंगे, 1 ओवर टाइम ना, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 ओवर टी. तो 2 पाई, जैसे आप जब पुट करोगे तो 2 सेकेंड्स को जब पुट करोगे मल्टीप्लाई बाय 3, f इज इक्वल टू 1 ओवर टी होता है ना. तो ये ऊपर ले जाके उससे फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चला जाता है, जिसकी वजह से आपके पास ये आंसर आता है. वो एक डिटेल मेथड है, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है. बस ये डायरेक्ट अगर आप लोगों को समझ आ गया तो ठीक है. सेंटीमीटर पर सेकंड. अच्छा, स्पीड का ऐसा यूनिट पर सेकंड होता है, इस वजह से हमने क्या चीज़ पुट की, सेंटीमीटर तो हमें यहाँ से मिल गया, और इसका हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी की जगह पे हमने पर सेकंड पुट कर दिया. ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है f इज इक्वल टू 1 ओवर टी. अगर ऐसा यूनिट नहीं समझ आ रहा, ये देखो यूँ पुट करोगे, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1 ओवर टी पुट करो, मल्टीप्लाई बाय जो लेमडा था 3 सेंटीमीटर. अब ये देखो टाइम है, t इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम के अंदर फ्रीक्वेंसी आ रही थी 1 ओवर 2 हो जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, 2 डिवाइड है, अब ले जाके ऊपर इसे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 सेंटीमीटर पर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि ये रिक्वायर्ड आंसर बनेगा. ठीक है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जब समझाने के लिए था, तो इस वजह से इसका ऐसा यूनिट क्या बना, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि डायरेक्ट अब आप कर सकते हो. जी मेरे बच्चों, यहाँ तक मेरी बात समझ आई है, जल्दी से देखें. ओके गुड. द नेक्स्ट पॉइंट, अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4. ऑन फिगर 10.2 ड्रॉ लाइन टू शो व्हाट हैपन टू द वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ द वाटर वेव एज इट एंटर्स द डीप वाटर. जैसे वो जब डीप वाटर में जब एंटर होगी तो क्या चीज़ होती है, हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आप क्या लिखोगे, स्टेज द सेम, इसको इससे मिला दो. स्पीड, हाँ स्पीड हमारे पास क्या चीज़ हो जाती है, यस, स्पीड बिकम इंक्रीजेस. ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्पीड इंक्रीज हो जाती है. अब मेरे पास क्या है, ऑन फिगर 10.3 ड्रॉ द वेव फ्रंट इन द डीप वाटर. डीप वाटर में वेव फ्रंट्स को ड्रॉ करना है. वेव फ्रंट्स वो वाले ड्रॉ करेंगे आप जो कि स्ट्राइक हो रहे हैं. सिंपल है, ये वाले स्ट्राइक नहीं हो रहे हैं ना, गौर से अगर मैं जूम करूं, ये वाली दोनों स्ट्राइक हो रही हैं, नहीं हो रहे हैं ना, इनको छोड़ देंगे आप. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, सिंपल इज़ दैट, अब आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है, स्ट्राइक किया, ठीक है, यहाँ पे यूं करके बेंड करवा दिए, क्योंकि डीप वाटर है, डीप वाटर में वेव्स करीब करीब बनती हैं, यूं करके हमेशा ऐसे बनेंगी, इसको याद कर लें. नॉर्मल यहाँ पे अगर इसको प्रॉपर बनाना है, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शैलो वाटर है और ये बाउंड्री है, ये डीप वाटर है. डीप वाटर में आपने यूं करके एरो बनाया, ठीक है, यू कैन से दैट इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इधर ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए इट बेंडिंग इस तरफ हो रही होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, शैलो से डीप वाटर की तरफ जा रहा है. दे ऑल आर रिफ्रैक्टेड. ठीक है ना, इस वजह से क्या चीज़ हो रही होती है, रिफ्रैक्टेड वेव फॉर्म हो रही होती है. यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें जल्दी से, जल्दी. वन जिसमें मैचिंग हो रही है उसका मैं बता दूं. देखिएगा, ये रहा, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है क्योंकि करीब करीब आ रही है. जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्पीड भी इंक्रीज होती है. जाहिर सी बात है, वेवलेंथ इंक्रीज का क्या मतलब है, यूं करके जा रही है, दूर वेवलेंथ बढ़ रही है ना, तो आपके पास स्पीड ज़्यादा थी तो वो दूर तक जा रही है. ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी स्टेज द सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. अच्छा जी, अब मेरे पास क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ समझ आ गई. अब नंबर नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. स्टेट द नेम ऑफ द 4 ऑफ द कलर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड प्लेस देम इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ टू द लार्जेस्ट वेवलेंथ. तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ से लार्जेस्ट वेवलेंथ पे जाना है.
आई रिपीट, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ से लार्जेस्ट वेवलेंथ पे जाना है। तो याद रखना जो लास्ट के कलर्स होते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं ना, विबग्योर, विबग्योर लिखते हैं इस तरह से यूं करके। जो लास्ट के कलर्स होते हैं लाइक वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, इस तरह से इनकी क्या चीज़ होती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट होती है किसकी, वॉयलेट की, फिर आती है इंडिगो की, फिर आती है इंडिगो के बाद ब्लू, फिर आती है येलो, ब्लू सॉरी ब्लू के बाद ग्रीन, जी लिखा हुआ है ना, ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, मैं और भी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, सिर्फ याद रखने के लिए लिख रहा हूँ। आपने एग्जाम में 4 ही लिखने, जितने स्पेस हो गए उतने ही लिखने। येलो के बाद आता है फिर ग्रीन, सॉरी ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर इन दी एंड रेड आता है। ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखिएगा। यहाँ तक कोई सवाल है तो जल्दी से भाई पूछ लो। अरियान, तुम्हें वो वाला मैचिंग वाला समझ आ गया? आयान बेटा आप क्लास में ही रहें, बस ये मेरी क्लास ख़त्म होने वाली है, फिर आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। जी मेरे बच्चे जल्दी से बताओ। अदियान ओके, क्लियर है? ओके ओके ओके, जल्दी जल्दी बेटा आंसर दिया करो। अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट कैन बी स्प्लिट इनटू द डिफरेंट कलर्स। ठीक है, नैरो बीम वाइट लाइट है जो कि टूट रही है डिफरेंट कलर्स में। फिगर 10.4 शोज रेज ऑफ वाइट लाइट इमिट फ्रॉम अ लैम्प। कंप्लीट फिगर 10.4 टू शो how a narrow beam is produced from these rays and how a spectrum is shown on the screen. Label your diagram. ठीक है, आपने क्या करना है, लेबल करना है डायग्राम को। किस तरह से मैं इसको फॉर्म करूं, कोई तरीका? कोई तरीका जल्दी से मुझे बताएं। बेस्ट वे है, यस यस यस, किसी को पता है इसका आंसर? नहीं पता? सुने, इसके आगे ना सबसे पहले हम एक रखेंगे, a narrow beam of white light can be split into the different colors. Some rays of white light emits from a lamp. How a narrow beam is produced from these show. अच्छा, जब भी नैरो बीम फॉर्म करनी होती है ना, इसके आगे हम रखते हैं एक स्लिट। स्लिट, ठीक है। स्लिट क्या काम करती है? लाइक यू कैन से दैट अ पीस ऑफ मिरर और अ पीस ऑफ you can say that a piece of white transparent लेंस। ठीक है ना, लेंस हम बोल सकते हैं इसको, या वाइट ट्रांसपेरेंट, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर से रेज इजीली पास हो जाती हैं। अब क्या चीज़ हो जाएगा, ये वाली रेज जो ऊपर जा रही थी तो वो बेंडिंग उसमें से क्रिएट होना शुरू हो जाएगी यूँ, इस वाली की बेंडिंग क्रिएट होना शुरू हो जाएगी यूँ, यहाँ की बेंडिंग क्रिएट होना शुरू हो जाती है ऊपर, मतलब टकराने का रिफ्लेक्शन फॉर्म होता है। तो इसके यहाँ पर ना ये सारी की सारी रेज यूँ करके मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये मिलती हैं ना तो एक रे फॉर्म हो जाती है, इस तरह थिक रे फॉर्म हो जाती है। ठीक है, थिक रे जहाँ पर फॉर्म हो रही होती है उसके सामने अब आप रख देते हैं क्या, एक प्रिज्म। इसका नाम है प्रिज्म। अब प्रिज्म में जैसे जाती है लाइट, टकराती है, टकराने के बाद इट बेंड्स। ठीक है, बेंड होती है, जाहिर सी बात है रिफ्रैक्शन अकर होता है, और यहाँ से एक लाइट यूँ करके जाके स्ट्राइक कर जाती है, फिर यूँ करके दूसरी जाती है, फिर यूँ करके जाके स्ट्राइक कर जाती है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ बहुत ज़्यादा दूर बन गई, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन इन द एंड द सेवेंथ वन। ये यूँ करके ना दूर दूर बनेंगी, मैंने थोड़ी सी यूँ रिफ्रैक्शन हो रही होंगी, मतलब यूँ टकराने के बाद यूँ नीचे की तरफ।
ये मैंने करीब के चक्कर में थोड़ी सी बेंडिंग इस तरह से यूँ करके दिखाई है। आप लोग जब स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर यूँ करके बन जाएगी, ठीक है ना। और ये निकल रही होंगी सिर्फ एक ही पॉइंट से, जो ये थिक पॉइंट होगा यहाँ से। एरोज़ लाजमी बनाना है, 7 कलर्स के 7 एरोज़ बनेंगे। यहाँ पर भी आपने एरोज़ बनाने होते हैं, ठीक है। विबग्योर बन गया यहाँ पे। विबग्योर का क्या मतलब होता है? रेड ऑरेंज, पहले यहाँ पे लिख देना रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, दैट्स इट। आपने यही चीज़ शो करना है। स्पेक्ट्रम एग्जामिनर ने बोला हाउ अ स्पेक्ट्रम इज शोन ऑन द स्क्रीन, तो स्पेक्ट्रम शोन हो गया स्क्रीन पे। नीट एंड क्लीन आपको बतानी है। ये मैंने रफ, बिल्कुल रफ बनाई है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ तक जी कोई मसला? सी का 2 हो गया ये जी। मेरे बच्चों कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो पूछ लो इन दोनों क्वेश्चंस में। ऑल गुड टिल नाउ? स्लिट लाजमी रखेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर स्लिट रखने का क्या फ़ायदा है? मेरे बच्चे जब तक आप स्लिट नहीं रखेंगे तो ये जो लैंप से जो रेज निकल रही हैं ये नैरो बीम फॉर्म नहीं होगी। तो नैरो बीम का क्या मतलब है? ऑल रेज आर मीट ऑन अ सिंगल पॉइंट। तो जहाँ पर ये सिंगल पॉइंट पे मिलेंगी उसके सामने से फिर आप क्या चीज़ रख दोगे? एक प्रिज्म रख दोगे, और प्रिज्म रखने के बाद ये सारी की सारी रेज आपस में मिल जाएंगी और फिर प्रिज्म से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। लाइक डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट हो जाएगी। व्हेन द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज अकर, एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट द स्पेक्ट्रम इज formed. The spectrum means the 7 colors of white light is formed. Yes beta, any confusion, any query? All good? All of you? Adyan, today is your first class. आपको ये चीज़ें समझ आई हैं? पास्ट पेपर की आज आपकी फर्स्ट क्लास थी। कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो पूछ लें। आदियान है या चले गए? ओके मेरे बच्चे, ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। एक और क्लास भी है अभी हमारी, वो आई गेस 8 to 9 है रात में। 45 मिनट्स के बाद यू कैन ज्वाइन मी अगेन ऑल ऑफ यू, ठीक है। ओके मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।